हेलो दोस्तों, आराध्य आरएस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। और मैं बलदेव सहाय आपके लिए इतिहास का आज नया वीडियो लेके आया हूं। अपन ने पिछले वीडियो में बात की थी ग्रेड फर्स्ट के सिलेबस के अकॉर्डिंग। पहला ही टॉपिक था अपना आधुनिक राजस्थान के इतिहास में, वो था सहायक संधियों का। आज अपन दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे जो था अपना अकॉर्डिंग टू सिलेबस, वो है 1857 की क्रांति। तो आज का अपना टॉपिक हो गया 1857 की क्रांति। देखो, 1857 की क्रांति की बात करने से पहले अपन ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों का एक सारणी देखेंगे कि किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी का एक ऑर्डर होता है। सबसे ऊपर होता है गवर्नर जनरल, और गवर्नर जनरल ये ईस्ट इंडिया कंपनी में भारत का सर्वोच्च अधिकारी होता था। क्या होता था? भारत का सर्वोच्च अधिकारी। और 1857 की क्रांति के समय अपना गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। देखो, लॉर्ड कैनिंग से संबंधित दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन कि 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। दूसरा क्वेश्चन यह बनता है कि एकमात्र व्यक्ति जो गवर्नर जनरल और वायसराय रहा, क्योंकि क्रांति के बाद जब 1858 का भारत शासन अधिनियम लागू किया गया तब भारत के गवर्नर जनरल को एक उपाधि दी गई थी, और वह उपाधि थी वायसराय की। किसकी उपाधि दी गई थी? वायसराय की। तो एकमात्र व्यक्ति जो गवर्नर जनरल भी रहा और वायसराय भी रहा, वो भी लॉर्ड कैनिंग ही था। और भारत का प्रथम वायसराय पूछे तो भारत का प्रथम वायसराय भी कौन था? लॉर्ड कैनिंग ही था। गवर्नर जनरल से नीचे आते हैं तो पद आता है एजीजी का, एजेंट टू गवर्नर जनरल। एजीजी की बात करें तो यह है ईस्ट इंडिया कंपनी का राजस्थान में सर्वोच्च अधिकारी होता था। क्या होता था? राजस्थान में सर्वोच्च अधिकारी। प्रथम एजीजी की बात करें वह था मिस्टर लोकेट। और 1857 की क्रांति के समय एजीजी था पैट्रिक लॉरेंस। तो ये दोनों क्वेश्चन याद रखना कि राजस्थान का पहला एजीजी कौन बना? मिस्टर लोकेट बना। और 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? वो था पैट्रिक लॉरेंस। एजीजी से नीचे चले तो इसके नीचे का अधिकारी होता था पॉलिटिकल एजेंट। और राजस्थान में उस समय 5 पॉलिटिकल एजेंट थे। कितने पॉलिटिकल एजेंट थे? 5 पॉलिटिकल एजेंट थे। जयपुर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर और नेक्स्ट है भरतपुर। तो 5 जगह पॉलिटिकल एजेंट तैनात थे। इनकी सारणी अपन यहां देख लेते हैं कि कहां पे कौन था। जयपुर में पॉलिटिकल एजेंट था कर्नल ईडन। नेक्स्ट कोटा में पॉलिटिकल एजेंट था मेजर बर्टन। नेक्स्ट 3 नंबर पे उदयपुर, यहां का पॉलिटिकल एजेंट था सावर्स। नेक्स्ट जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था मैकमोसिन। और 5 नंबर का भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट था मॉरिसन। तो इस प्रकार से
राजस्थान में 5 स्थानों पे पॉलिटिकल एजेंट तैनात थे और ये इस प्रकार से। इसके नीचे का अधिकारी होता था वह कहलाता था रेजिडेंट, और रेजिडेंट का अर्थ था कि प्रत्येक रियासत में एक रेजिडेंट तैनात था। राजस्थान में इस समय 19 रियासतें थी, इसका मतलब 19 रेजिडेंट तैनात थे। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों का एक ऑर्डर था जो मैंने आपको बताया था। जैसे जीजी गवर्नर जनरल, ये भारत का सर्वोच्च अधिकारी होता था कंपनी का। 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग था। देखो यहां से इंडियन लेवल पे कई क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, बंगाल का प्रथम गवर्नर, दूसरा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, तीसरा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, चार नंबर का भारत का प्रथम वायसराय, पांच नंबर स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, और 6 नंबर का स्वतंत्र भारत का प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। ये आपको इंडियन लेवल के हिस्ट्री के तौर पे याद रखने हैं। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर की बात करें तो आप याद रख लेना कि लॉर्ड क्लाइव, जिसको कंपनी का संस्थापक भी माना जाता है, उसको बंगाल का प्रथम गवर्नर भी कहते हैं। यदि बात करें बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, जिसको कंपनी का प्रथम गवर्नर जनरल भी कहते हैं, उसका नाम है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, जिसको बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कहा जाता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल देखें तो ऐसे कहते हैं कि 1833 के भारत शासन अधिनियम में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और भारत का पहला गवर्नर जनरल बना लॉर्ड विलियम बेंटिंग। फिर भारत का प्रथम वायसराय मैंने यहां पे बताया था 1858 के अधिनियम के बाद गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी और वायसराय बनाया गया किसको, लॉर्ड कैनिंग को। एडमिस ये एकमात्र व्यक्ति था जो गवर्नर जनरल भी रहा और वायसराय भी बनाया गया था। फिर स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो आपको पता होना चाहिए कि लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत 3 जून 1947 को भारत का स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ और भारत का पहला स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन वह अंग्रेज था, इसलिए दूसरा क्वेश्चन बन गया कि स्वतंत्र भारत का पहला और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। वह था सी राजगोपालाचारी, यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। सब में प्रथम है, लेकिन प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर क्या है, अलग अलग है। तो इसके नीचे का अधिकारी आता है गवर्नर जनरल का, वो होता है एजीजी, यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल, यानी गवर्नर जनरल का एक एजेंट जो प्रांतों में नियुक्त रहेगा। और राजस्थान में इसको एजीजी कहा गया, एजेंट टू गवर्नर जनरल। और यह राजस्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या था, सर्वोच्च अधिकारी। राजस्थान का प्रथम एजीजी था कौन, मिस्टर लोकेट। और 1857 की क्रांति के समय कौन था, पैट्रिक लॉरेंस। एजीजी के नीचे आते तो पॉलिटिकल एजेंट, राजस्थान में 5 पॉलिटिकल एजेंट थे, जयपुर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर और कहां, जोधपुर। तो जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कर्नल ईडन था, कोटा का मेजर बटन था, उदयपुर का सावर्स था, जोधपुर का मैक मोहसिन था और भरतपुर का कौन था, मॉरिसन। पॉलिटिकल एजेंट के नीचे आता है रेजिडेंट। रेजिडेंट का अर्थ होता है कि प्रत्येक रियासत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक रेजिडेंट तैनात होता था। तो ये तो हो गया अधिकारियों का ऑर्डर। अब बात करते हैं 1857 की क्रांति की आगे की बात। देखो 1857 की क्रांति की बात करने से पहले अपन थोड़ी सी बात कर लेते ईस्ट इंडिया कंपनी की,
क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी जिसका गठन 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को किया गया था और उसका लक्ष्य केवल और केवल भारत के साथ व्यापार करना था। लेकिन कालांतर में क्या हुआ कि इस कंपनी के अधिकारियों का रुझान राजनीतिक महत्व में ज्यादा जाने लगा और इसी क्रम में क्या हुआ कि भारत में दो महत्वपूर्ण युद्ध लड़े, जिसमें एक का नाम था प्लासी का युद्ध और दूसरा था बक्सर का युद्ध। प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध ये 23 जून 1757 को लड़ा गया, ये 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया। ऐसे कहते हैं कि लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था। और बक्सर का युद्ध की बात करें तो हेक्टर मुनरो और मीर कासिम के मध्य हुआ था, सॉरी मीर जाफर के मध्य। तो इस युद्ध में क्या हुआ कि दोनों युद्धों में ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई और विजय के बाद क्या हुआ कि कंपनी ने व्यापारिक महत्व के साथ साथ राजनीतिक प्रभुत्व भी स्थापित कर लिया था। अब प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में और क्रांति हुई 1857, यानी पूरे कंपनी को भारत में कितने वर्ष हो गए थे दोनों के मध्य, और वो वर्ष हो गए थे 100 वर्ष। कितने वर्ष हो गए थे, 100 वर्षों की बात हो गई थी। और इन 100 वर्षों में कुछ ऐसे कार्य हुए जिनके प्रतिस्वरूप क्या हुआ कि भारत में इतनी बड़ी क्रांति सामने आई। तो पहले अपन बात करेंगे कि क्रांति के कारण क्या थे। तो सबसे पहले अपन कारणों की बात करेंगे कि 1857 की क्रांति के कौन कौन से कारण थे। देखो, इसमें कई कारण ऐसे थे जो महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उनमें पहला है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारणों में दो कारण पहले महत्वपूर्ण आते हैं, एक सहायक संधि और दूसरा है गोद निषेध की प्रथा। सहायक संधियों का टॉपिक अपने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था कि लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा रियासतों के साथ जो संधियां की गई उनको सहायक संधियों के नाम से जाना जाता है। और पहली संधि भारत में हैदराबाद के निजाम अली प्रथम के द्वारा की गई थी। तो एक कारण तो यह था। दूसरा था गोद निषेध की प्रथा। क्या हुआ कि इस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी, और लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया कि कानून बना दिया, जिन रियासत के राजाओं के कोई संतान नहीं है उन रियासतों को कंपनी में क्या कर लिया गया, मर्ज कर लिया गया। और इसमें कई रियासतें थी जैसे सतारा, जयपुर, झांसी, ये प्रमुख रियासतें थी जिसको कंपनी ने क्या कर लिया कि अपने साम्राज्य में, अपने राज्य में मिला लिया था। इसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहा जाता है, गोद निषेध की प्रथा को। लेकिन इसी समय डलहौजी ने एक कार्य क्या किया कि 1856 ईस्वी में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर मिला लिया था, जिससे क्या हुआ कि जनता में बहुत ज्यादा असंतोष फैल गया। क्योंकि अवध का शासक था वाजिद अली खां, उसके संतान भी थी, लेकिन उसको वो मिलाना चाह रहे थे। तो कुशासन का आरोप लगाकर, यानी अवध का शासन नीति के अनुसार नहीं चल रहा, ऐसा बोलकर उन्होंने क्या किया कि अवध को कंपनी में मिला लिया। ये दो प्रमुख कारण माने जाते हैं। गोद निषेध से संबंधित राजस्थान में क्वेश्चन बनता है कि पहली रियासत थी करौली, जिसको कंपनी ने क्या किया था कि मिला लिया था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि ब्रिटिश संसद के दबाव के कारण करौली को फिर से स्वतंत्र कर दिया और दूसरी रियासत थी उदयपुर। इन दोनों रियासतों का नाम गोद निषेध की प्रथा में आता है राजस्थान के दृष्टिकोण से। तो दोनों याद रखना, करौली और उदयपुर। तो ये तो एक नंबर का कारण हो गया जिसको अपन राजनीतिक कारण मानते हैं। दूसरा कारण था प्रशासनिक कारण। प्रशासनिक कारण की बात करें तो ऐसे कहते हैं कि प्रशासन में भारतीयों के साथ भेदभाव किया जाता था। भेदभाव की बात करें तो ऐसे कहते हैं कि जैसे सेना की बात करें तो सेना में भारतीय लोगों को फौज में सूबेदार से ऊपर की पोस्ट नहीं दी जाती थी, चाहे उसमें कितनी ही योग्यता हो। इसलिए भारतीयों में असंतोष था कि योग्यता होने के बावजूद भी हमें ऊपर की पोस्ट क्यों नहीं दी जाती, जबकि हम उनसे ज्यादा मेहनती हैं। तो पहला तो ये है। दूसरा यह है कि किसी भी अंग्रेज व्यक्ति का मुकदमा कोई भी भारतीय न्यायाधीश नहीं सुन सकता।
उन्होंने सख्त नियम बना दिया था कि कोई भी भारतीय न्यायाधीश अंग्रेजों का मुकदमा नहीं सुन सकता। इस कारण भी यहां के लोगों में क्या था, असंतोष फैल रहा था। नेक्स्ट 3 नंबर है सैनिकरण। सैनिकरण में देखें तो इसका एक प्रमुख कारण यह माना जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने नियम बना दिया कि प्रत्येक सैनिक को अपने पूरे कार्यकाल में एक बार विदेश में सेवा देना अनिवार्य कर दिया, कि वो एक बार विदेश में जाकर सेवा देकर आएगा। और हिंदू धर्म में समुद्र की यात्रा को वर्जित माना गया है। क्यों? क्योंकि हम लोग समुद्र को जल देवता के रूप में पूजते हैं और उस समय के लोग समुद्र की यात्रा नहीं करते थे, इसलिए उनके धार्मिक भावों पर भी आघात किया गया कि उनको समुद्र यात्रा के लिए मजबूर किया गया था। इसलिए उन सैनिकों में क्या था कि असंतोष फैल गया। दूसरा और इस क्रांति का तात्कालिक कारण माना जाता है चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग। ये 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण था। और तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग। क्या था चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग? ऐसे कहते हैं कि भारत में पहले 1856-57 ईस्वी में क्या हुआ, इन कारतूसों का प्रयोग किया गया था। और इन कारतूसों का प्रयोग इससे पहले किया गया था कंपनी के द्वारा क्रीमिया युद्ध में। तो याद रखना, चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग पहली बार कहां किया गया था? क्रीमिया के युद्ध में किया गया था और भारत में क्रांति से पहले किया गया था। क्या थे कि ब्रिटिश सेना ने क्या किया कि पहले एक राइफल चलती थी और राइफल का नाम था ब्राउन बेस। इस ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर ब्रिटिश सेना में एक नई राइफल लॉन्च की गई और वह थी एनफील्ड राइफल। इस एनफील्ड राइफल में क्या था, विशेष प्रकार के कारतूसों का प्रयोग किया जाता था और उन कारतूसों को चिकना बनाने के लिए उसमें गाय और सूअर की चर्बी लगाई जाती थी। ऐसे कहते हैं कि कारतूसों को प्रयोग में लेने से पहले कारतूसों की जो ऊपर की टोपी होती थी, जैसे ये कारतूस हो गया इस प्रकार से, तो ये ऊपर की टोपी होती थी, उसको मुंह से काटना होता था। और मुंह से काटेंगे तो वो चर्बी सबको पता है मुंह में जाएगी। और ब्रिटिश सेना में अधिकांश सैनिक या तो हिंदू थे या मुस्लिम थे। हिंदू सैनिकों की बात माने करें तो वो गाय को क्या मानते हैं, पवित्र मानते हैं। और मुस्लिम सैनिकों की बात करें तो इस्लाम में सूअर का मांस वर्जित माना जाता है। और यही कारण था कि सेना ने इन कारतूसों का प्रयोग करने से क्या कर दिया था, साफ मना कर दिया था। नेक्स्ट, ये तो हो गया 1857 की क्रांति के कारण। अब बात करते हैं इसकी रूपरेखा। देखो, इस क्रांति की रूपरेखा की बात करें तो प्रतीक चिन्ह की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो वो था कमल का फूल और रोटी। तो याद रखना 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह कमल का फूल और रोटी था। फिर है इसकी रूपरेखा कहां तैयार की गई, तो इसकी रूपरेखा तैयार की गई थी कहां पर, लंदन में। किसके द्वारा तैयार की गई थी? एक नंबर पे था नाना साहब। नेक्स्ट, अजीमुल्ला साहब। ऐसे कहते हैं कि नाना साहब का वास्तविक नाम था धोंदू पंत। तो याद रखना, नाना साहब और अजीमुल्ला साहब के द्वारा इनकी रूपरेखा लंदन में तैयार की गई थी, जिसको अंतिम स्वरूप दिया गया बिठूर कानपुर में। इस क्रांति को अंतिम स्वरूप कहां दिया गया था, बिठूर कानपुर में इसको अंतिम स्वरूप दिया गया था। नेक्स्ट, क्रांति से संबंधित पहली घटना देखें तो इसकी पहली घटना घटित हुई 29 मार्च 1857 को। कहा, बैरकपुर सैनिक छावनी में।
और बैरकपुर सैनिक छावनी की 34वीं रेजिमेंट थी। 36वीं रेजिमेंट के 2 सैनिक थे, एक का नाम था मंगल पांडे और दूसरे का नाम था ईश्वर पांडे। मंगल पांडे और ईश्वर पांडे दोनों सैनिकों ने क्या किया कि कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया। जब इन पे दबाव डाला गया तो दोनों ने मिलकर क्या किया, अपने 2 अधिकारियों की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसमें एक का नाम था लेफ्टिनेंट बाग और दूसरे का नाम था मेजर ह्यूसन। जब 2 अधिकारियों की हत्या कर दी गई तो 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई और यह क्रांति के दौरान शहीद होने वाला पहला क्रांतिकारी माना जाता है। तो याद रखना कि क्रांति की पहली घटना 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में हुई थी और मंगल पांडे को जैसे ही फांसी दी गई तो इससे संबंधित राजस्थान में एक क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहा जाता है। तो आप याद रखना, नोट, बीकानेर का था अमरचंद भाटिया। इस अमरचंद भाटिया को ग्वालियर में क्या दे दी गई थी, फांसी दे दी गई थी और यह राजस्थान का पहला व्यक्ति था जो क्रांति के दौरान शहीद हुआ, इसीलिए अमरचंद भाटिया को राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहा जाता है, तो राजस्थान का मंगल पांडे था अमरचंद भाटिया। इसने क्या किया था कि क्रांति के दौरान झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को आर्थिक सहायता दी थी और याद रखना लक्ष्मीबाई को महल परी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लक्ष्मीबाई को महल परी, और इसको क्रांति के दौरान सहायता दी थी, इसीलिए अमरचंद भाटिया को राजस्थान का दूसरा भामाशाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दूसरा भामाशाह कहा जाता है। पहला भामाशाह प्रताप के काल में हुआ और राजस्थान का दूसरा भामाशाह कौन हो गया, अमरचंद भाटिया। इस क्रांति की संभावित जो तिथि तय की गई थी वह तिथि थी 31 मई को, कि क्रांति पूरे राजस्थान में कब प्रारंभ की जाएगी, 31 मई को की जाएगी। लेकिन क्रांतिकारियों ने जल्दबाजी दिखाते हुए क्या हुआ, 10 मई 1857 को मेरठ सैनिक छावनी के सैनिकों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया और उसको अंग्रेज दबाने में सफल हो गए। और यही कारण था कि भारत में क्रांति का प्रारंभ 10 मई को हो गया। कहां से, मेरठ से माना जाता है। तो ये बात की थी अपने क्रांति के प्रारंभिक स्वरूप की। इसके बाद अपन बात करेंगे कि यह भारत में कहां फैली और राजस्थान में कहां फैली, जिसकी बात अब अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हमारे लेटेस्ट अपडेट को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।